नमस्कार बच्चों। बहुत दिनों से क्लास नहीं आ रही थी यूट्यूब पर। अब हम लोग पुनः वापस यूट्यूब पर क्लास देखेंगे। प्रत्येक दिन जो है अब वीडियो आपके फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट पर डाला जाएगा। आप लोग घर बैठे भी अब 10th बोर्ड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बीच में कुछ समस्याएं आई थी बोर्ड को लेकर के, फिर कैमरा को लेकर के, तो जिसके चलते वीडियो बिल्कुल ही बनाना हम लोग बंद कर दिए। वापस हम लोग फिर से जुड़ेंगे और अब कंटिन्यू वीडियो जो है वो बनता रहेगा और अकाउंट पर लगातार हम लोग डालते रहेंगे वीडियो को। तो आशा करते हैं कि आप लोग पुनः वापस जुड़ेंगे और फिर हम लोग एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। हालांकि इससे पीछे का जो भी वीडियो है वो आपको डाला हुआ है, उस पर आप वहां से देख लेंगे और जो भी आपको समझ में कहीं भी परेशानी होगी समझने में कोई दिक्कत आएगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और लिखने के बाद हम उसका प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उस प्रश्नों को या वो जो भी आपका कंक्लूजन होगा उनको हम रखने का कोशिश करेंगे। तो आइए वापस हम लोग समझते हैं। ये जो देख रहे हैं, अब जो आज का जो टॉपिक है वो है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण में कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब किस जगह पर अगर वस्तु रखा जाए तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि इससे पहले हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में, यानी अगर हम 10th की बात करेंगे, 10th के पहला चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर में फिजिक्स में पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, इसमें हम लोग जितने भी थ्योरी वाली चीजें थी हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले, तो थ्योरी तक का वीडियो जो है ना वो डाला हुआ है। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे, इसीलिए प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर का ही कुछ अंश जो है वो बाकी बचा हुआ था, तो हम आज उसको भी पढ़ लेंगे। देखिए आगे जो बचा हुआ टॉपिक था इसमें, वो बचा हुआ यही वाला टॉपिक था, ये कि अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए कि सर इसके आगे का जो है टॉपिक वो अभी तक नहीं दिए हैं वीडियो में। तो आज से हम लोग पुनः वापस हर दिन का वीडियो आपके उस YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चे जो ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन जुड़ करके भी हमसे पढ़ सके। बाकी धीरे धीरे करके आपको मैथ का भी सारा क्लास आ जाएगा। हालांकि पहले भी हम बताए थे, मैथ का भी क्लास अब बहुत जल्द आपको YouTube पर देखने को मिलेगा। आज देखिए ये जो टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 आकृतियां बनती हैं, 6 स्थान को हम लोग देखते हैं। वैसे बुक में कभी कभी 7 का उल्लेख है, लेकिन 7 को पढ़ना ना पढ़ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 6 आकृतियां जो बनती है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक बार दर्पण को रिवाइज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम एक गोलीय दर्पण को पढ़े थे। ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिस पर प्रकाश का परावर्तन सभी दिशाओं में होता है। अब आगे था कि यह गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। एक पहला जो हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण को, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कनकेव, यानी कि कनकेव हिंदी में हो गया अवतल, हिंदी में इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और इसी का दूसरा हिस्सा जो है जिसके आंतरिक सतह पर पेंट करते हैं उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। आंतरिक सतह पर जो पेंट करते हैं उसको बोलते हैं उत्तल। इंग्लिश में इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर। यानी कि ये जो पूरा फिगर है, ये पूरा फिगर आपका स्फेरिकल मिरर का फिगर है। ये जो पूरा फिगर है आपका, ये फिगर स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश में इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, हिंदी में गोलीय दर्पण कहेंगे इसको, गोलीय दर्पण। यानी इसी गोलीय दर्पण के 2 हिस्से हैं जिसको हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम यहाँ लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण को कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस है कि गोलीय दर्पण के जिस भाग या गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जिसके बाहरी सतह पर पेंट किया हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसके आंतरिक सतह पर पेंट किया हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश किसी वस्तु से आएगी तो हमेशा बाईं ओर से आएगी। यानी इसी का अगर हम एक हिस्सा को मान लीजिए उठा करके यहाँ से कहीं रखें, मान लीजिए एक दर्पण हम यहाँ पर लाते हैं, ये अगर हम इसके बाहरी भाग को पेंट किए हैं तो ये कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ये देखिए तो इस तरह का शेप दिख रहा है यहाँ, इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये भी कनकेव मिरर का फिगर है। किस मिरर का है? कनकेव मिरर का फिगर है।
अब इसी सबसे पहले अभी जो आप लोग यहाँ देखे थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण के सामने जो रखी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। यानी कहाँ का मतलब हो गया कि इसमें जो स्थितियां बनती है वो है अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच के बाद वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच, फिर मुख्य फोकस एफ पर, फिर मुख्य फोकस एफ और दर्पण के जो ध्रुव P है इन दोनों के बीच में। तो कहाँ पर बना, ये हुआ कहाँ का उत्तर, यहाँ हो सकता है कि बनेगा। और कैसा का मतलब हो सकता है कि छोटा, बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक। इन 4 शब्द में 2 शब्द तो आएंगे, या तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा या तो वास्तविक होगा। इसके अलावा वस्तु या तो प्रतिबिंब जो है वस्तु का वो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। हो सकता है किसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर भी हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों को इसमें समझना है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, वैसे पुराना वीडियो को आप लोग पीछे देखेंगे तो आपको इस पूरे स्फेरिकल मिरर का पूरा जो भी इसका जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में आपको समझाया गया है। अब देखिए एक कनकेव मिरर लिए हुए हैं, इस कनकेव मिरर में वस्तु को रखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो आज के पहले का जो लास्ट वीडियो है उसमें हम लोग इसमें निर्धारित किए थे कि दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहेंगे। चलिए इसलिए क्योंकि दर्पण के ध्रुव यानी कि दर्पण का के सतह का जो मध्य बिंदु होगा ना उसको ध्रुव कहेंगे। और इसमें हमको ये स्पष्ट लिखना पड़ेगा, ये ध्रुव है, यानी इसको शॉर्ट में P कहते हैं, पोल। ये दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला कलर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ रेड चलाते हैं बताना, तो रेड चलाते हैं, अब बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखना पंखा है तो। चलिए देखिए, तो ध्रुव सबसे पहले दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होता है इसको ध्रुव कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और इसके बाद ये जो दर्पण पूरा जो दर्पण है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के भाग के केंद्र को, अर्थात इस पूरा खोखला गोला का जो केंद्र होगा, यहाँ पर केंद्र होगा तो इसको C कहते हैं। तो उसी तरह से इसका जो इस खोखले गोले का जो C होगा वो संभवतः यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यानी इसका P हो गया यहाँ और C हो गया यहाँ। तो P और C का निर्धारण हम लोग कर लिए। और इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि इसमें मुख्य फोकस कहाँ होता है। मुख्य फोकस होता है कहाँ पर, तो हर कंडीशन में हम ये देखेंगे कि P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा तो एक खींचना ही पड़ेगा, जिसको PC एक्सिस भी बोला जाता है। और इन दोनों के मध्य में ही F होता है। ऐसे यदि हम भरवली बात करेंगे तो P और C के मध्य में F आ गया। लेकिन याद रहे कि ऐसे हम अपने मन से F को यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हमने F का परिभाषा भी पढ़ा है। F के परिभाषा में ये है, यानी कि मुख्य फोकस या फोकस का परिभाषा ये कहता है कि जब सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, यानी कि दर्पण से टकराने का मतलब दर्पण से परावर्तन होता है। देख लीजिए, एक भाग पर हम लोग पेंट किए हुए हैं। दर्पण में अक्सर ऐसा होगा, आप अपने घर में भी चेहरा देखने वाला आईना का भी इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर उसको आप फोड़ फाड़ करके देखिएगा तो पता चलेगा कि पीछे वाला जो हिस्सा है ना उस पर पेंट किया हुआ रहता है और सामने वाला परावर्तन के लिए होता है। तो ये सामने वाला जो हिस्सा है ये परावर्तन के लिए है। और इस पर जब किसी भी सूर्य या किसी माध्यम से सूर्य यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद वो F से होकर के गुजरती है। किससे होकर के गुजरती है? F से होकर के। और इसके परिभाषा में हम लोग ये पढ़े हैं कि सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या PC एक्सिस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या कटती है तो उस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना तो निर्धारित पिछले क्लास में भी कर दिया था कि यानी कि ये जो है दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु है उसको कहते हैं ध्रुव यानी कि P। और ये खोखला गोला जिस यानी कि ये जो आकृति है, ये जो वस्तु, ये दर्पण जो है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र यानी कि C कहते हैं। इन दोनों के बीच के दूरी को R कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये हो गया फोकस। अब यहाँ से यहाँ के यानी कि P से लेकर के C के बीच की दूरी को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। कैपिटल R मीन्स हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। P से F के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी,
फोकस दूरी को ही इंग्लिश में फोकल लेंथ कहा जाता है। इतना तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग प्रतिबिंब पर चलते हैं कि प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक वस्तु, जो वस्तु अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अनंत पर, यानी कि अनंत पर। चलिए हम दूसरे अगला इमेज बना लेते हैं। देखिए एक वस्तु लेते हैं, एक दर्पण बनाएंगे, और अभी हम लोग को कौन सा दर्पण का अध्ययन करना है? अवतल दर्पण का। तो देखिए अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि एक, यानी इसके बाहरी सतह पर पेंट कर दिए, बाहरी सतह पर हम पेंट कर देते हैं, और इसमें हम P को डिनोट कर लेते हैं। चलिए P को डिनोट कर ले, P यहाँ पर मान लेते हैं, P इसका यहाँ पर है। C, एक C भी बना लेते हैं। चलिए C यहाँ, इस लाइन को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इसके मध्य में एक F को भी रख देते हैं। देखिए इसमें मूल रूप से 3 बिंदु जो हमको दिखता है, उन तीनों बिंदु को हम लोग यहाँ पर रख लिए हैं। दर्पण के सतह का मध्य बिंदु ध्रुव यानी कि P वो यहाँ पर है, और फिर F, C और P के बीच में F है, और फिर उसके बाद यहाँ पर C है। तो इतना तो हम लोग रख लिए। अब सवाल क्या है कि सबसे पहला जो छवि हम लोग इसका पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि यदि वस्तु, देखिए प्रश्न है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या था कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, या वहां से जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें जो आएगी ना, वो एकदम समांतर रहेगी। जैसे कि समझिए सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो पृथ्वी तक आते आते इतनी दूरी को तय करती है ना कि वो यहाँ आते आते समानांतर हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे जो आने वाली जो किरण है ना, वो एकदम समांतर आती है। कैसी आएगी? समांतर आएगी। तो देखिए यानी कि समांतर आएगी, ये भी हम लोग जान सकते हैं कि वो एक दूसरे के समांतर भी आ सकता है, वो प्रधान अक्ष के समांतर भी आ सकता है। चलिए प्रधान अक्ष के समांतर भी लाते हैं, तो इसको यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस के परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि जब सूर्य या किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। तो इसको हम लोग मुख्य फोकस F से होकर के गुजरेंगे। और मान लीजिए एक और किरण है जो इसके समांतर आ रही है, उसको वो भी यदि मान लीजिए यहाँ आई, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी? F से होकर के ही गुजरेगी। यानी कि ये 2 किरणें जो कहाँ से आ रही थी? अनंत से आ रही थी। अर्थात वस्तु कहाँ रखा हुआ था? अनंत पर। अनंत पर रखे वस्तु से जो आ रही किरणें हैं वो समानांतर है। किसके? तो इस PC लाइन के, यानी PC एक्सिस जो है इसके समानांतर आई, और वो एक दूसरे को परावर्तन के बाद कहाँ काट रही है? परावर्तन के बाद वो काट रही है मुख्य फोकस F पर, यानी कि मुख्य फोकस F पर काट रही है। इसका मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु कहाँ हो? वस्तु जब होगा अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, वो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस F पर, यानी कि फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वस्तु यदि होगा कहाँ? बोलिए अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ध्यान से समझिएगा, पहला अगर आप समझ गए तो फिर धीरे धीरे करके आपको आगे की सारी प्रतिबिंब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप पहला समझिए कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अनंत का मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लीजिए इसका स्फेरिकल मिरर है और आप C रख रहे हैं यहाँ, इसके बाहर यदि कहीं भी वस्तु रह रहा है तो मान के चलिए इस C का 2 गुना दूरी पर यहाँ पर भी रहेगा, तो ये अनंत और C के बीच हो गया। लेकिन मान के चलिए इस स्फेरिकल मिरर से भी बाहर यदि वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। क्या मानना होगा? वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। और जब वस्तु अनंत पर रखा होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F पर। इसको हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। आपको हमने क्या बताया पहले भी कि उस वस्तु से किरण जो है ना, वो इस शेप में भी यहाँ आ सकती है, इस शेप में, ऐसे भी एक दूसरे के समांतर है। लेकिन अभी हमने क्या किया कि इस PC लाइन है, जो मेरा जो प्रधान अक्ष है ना, उसी के समांतर हम 2 किरण को लाए हैं। तो दोनों किरण को जब हम यहाँ पर लाए हैं तो उससे ये दिख रहा है कि दोनों किरण एक मतलब कि दर्पण से टकराने के बाद वो F से होकर के गुजर रही है। यानी कि दर्पण पर टकराई, एक किरण ये आई, दर्पण पर टकराई और वो गुजर गई कहाँ से? F से होकर के। फिर एक किरण इधर आई, ये टकरा करके कहाँ से रिटर्न हो गई?
यानी कि एफ से होकर के गुजर गई, यानी दोनों किरणें यानी कि परावर्तित होने के बाद, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद वो एक दूसरे को काट कहाँ रही है, जहां पर काटेगी। याद कीजिए, जब आप प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, और उससे पहले प्रतिबिंब का परिभाषा देखें तो उसमें यही देखे थे, सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस वास्तविक बिंदु पर मिलती है या कटती है, कटती है तो वो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और कटती हुई प्रतीत होती होगी तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप देखिए कि ये जो एक किरण इधर से आई और वो इधर से गुजर गई, यानी कहने का मतलब है कि दर्पण से टकराने के बाद वो एफ से होकर के गुजर गई। फिर एक किरण इधर से आ रही है और ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद जो है कहां से लौट रही है, एफ से। ये दर्पण से परावर्तन के बाद वो एफ से होकर के गुजर रही है। दोनों किरण जो है एक दूसरे को काट कहां रही है, मुख्य फोकस एफ पर। तो इसका मतलब है कि वस्तु जब होगा अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहां पर, वस्तु जब होगा अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। इसको हम दूसरे, आइए वापस हम इसी प्रतिबिंब को दूसरे मेथड से भी समझते हैं कि आपको जैसे कि यहाँ बताया थे कि दो किरण वहां से जब एक दूसरे के समांतर आएगी तो वो अगर मान लीजिए कि इस शेप में ना करके ऐसे आए तो क्या होगा, तो दूसरे फिगर में हम लोग समझते हैं इसको। एक वापस फिर से देखिए, एक अवतल दर्पण, आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, अवतल दर्पण के खींचने का, बनाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप एक्सरसाइज में इसको नहीं लीजिएगा, जब तक इसको बार बार आप नहीं बनाइएगा तो शायद कोई भी इमेज आपसे सही नहीं बन पाएगा। और मान के चलिए कोई भी जो सवाल होता है, जो इमेज से जुड़ा हुआ सवाल होता है, तो उसमें जो है ना इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसका। देखिए, हम अवतल दर्पण खींच दिए और इसमें इसके बाहरी भाग को हम पेंट भी कर दिए हैं। अब यहाँ से एक पी रख दिए, यहाँ एफ रख दिए, यहाँ और सी रख दिए। इसके बराबर दूरी पर इधर हमको सी भी रखना होता है। चलिए यहाँ सी रख दिए। देख लीजिए, पी, एफ और सी। आप सबको पी के बारे में पता होगा, एफ के बारे में पता होगा, सी के बारे में पता होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है फटाफट कमेंट कीजिए कि सर पी के बारे में एक बार वापस समझाइए, तो हम वापस समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि एक बार तो हम लोग इस तरह से देख लिए कि यहाँ से जो किरण है, उस वस्तु से जो किरण है वो अनंत पर जो वस्तु रखी हुई है, अनंत पर रखी वस्तुओं का जो वस्तु से जो किरण आ रही है वो किरण इस प्रधान अक्ष के समांतर आई है। इस तरह से मान लीजिए कि अब यदि दूसरे फिगर में यदि इसके समांतर ना आकर के वो अपने में समानांतर आए और वो सीधा जाए पी के पास, तब क्या होगा। तो इस स्थिति में हम इस तरह से इस फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फिगर को हम बना सकते हैं। देखिए, एक किरण को लिए, वो किरण को हम कहाँ पर आपतित किए हैं, आपतित किए हैं आपको पी पर। दूसरा किरण कोई भी आएगा तो वो इसके जो समांतर होगा तो वो तो पी पर जाएगा नहीं, पी पर नहीं जाएगा, तो इसके समांतर हम लेते हैं किरण को, समांतर हमने यहाँ किरण को ले लिया। अब देखिए, ये एक दूसरे के समांतर है, ये पीसी एक्सिस या प्रधान एक्सिस के समांतर नहीं है, परंतु ये आपस में समांतर है। अब ये जो कहां से गुजरेगा, यहाँ थोड़ा सा अपना माथा लगाना है। अब जरा वापस पीछे अगर चलेंगे तो आप जब पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन को, तो आपने क्या पढ़ा था वहां। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग देखे थे कि सूर्य या किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस सतह से टकरा करके लौटती है उस किरण, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, और टकरा करके लौटने वाली जो किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बीच में एक अभिलंब को डाल देते हैं। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर हिस्सों में बांटने का काम करते हैं। जरा देखिए, अगर इसी को हम इस तरह से मोड़ दें तो कैसे, ऐसा ही नहीं लग रहा है ये। अब ये किरण कैसे जाएगी, तो ये जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब तो कौन डिसाइड करता है, तो जितना डिग्री का एंगल बना के आया है उतना ही डिग्री का एंगल बना के वापस ये जाएगा भी, जाएगा ना। तो जितना डिग्री का एंगल बना करके आया है उतना ही डिग्री का एंगल बना करके ये वापस लौट जाएगा। तो फिर उतना ही डिग्री का एंगल बना करके इसको भी लौटा दीजिए ना, गलत हो गया। आप लोग इंची का इस्तेमाल करेंगे इसको खींचने के लिए, उतना ही डिग्री का एंगल बना करके इस तरह से वो रिटर्न होगा। और दूसरा जो किरण है ना, वो भी वही काम करेगा, उतना ही डिग्री के एंगल से रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ एक खासियत है कि दूसरा वाला जो किरण है ना, वो पी पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो पी पर नहीं है। यह इसीलिए, अगर मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना करके आई थी तो 30 से ही वापस गई है, क्योंकि इसका सतह जो है ना वो एकदम चिकना है, सपाट है, सीधा है, समतल है। यहां पर भी अगर हम पी को देखेंगे तो समतल है, लेकिन क्या ये जो इसमें हम किरण का नाम रख देते हैं तब आसानी से आपको समझ में आएगा। किरण ए जो पी पर गया है
वो किरण समतल भाग पर पड़ा है, तो जितना डिग्री का कोण बना के आया उतना ही डिग्री का कोण बना करके वापस जाएगा। लेकिन हम ये पूछते हैं आपसे कि किरण बी जो है, ये किरण क्या समतल भाग पर पड़ा है? जरा गौर कीजिएगा मेरे हाथ के इशारा पर कि क्या ये बी किरण समतल भाग पर पड़ा है? नहीं पड़ा है, तो ये टेढ़ा इस तरह से भाग पड़ा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर इस तरह का शेप में यहाँ किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु, एक बॉल को ही हम लेंगे और यहाँ टकरा देंगे तो उससे क्या होगा कि वो ऊपर जाएगा? क्या, कभी नहीं जाएगा, वो नीचे भागेगा। वो कहाँ भागेगा? नीचे। और नीचे में भी वो अपना एंगल चेंज करके भागेगा। तो उसी तरह से ये अपना एंगल चेंज करके भागेगा और ये इस किरण को इस ठीक एफ के सामने सामने जाके काट देगा। नहीं काटेगा तो भी काट देंगे। देख लीजिए, एफ के सामने सामने काट दिया है, यानी कि जहां पर काटा, परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काट दिया वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन गया। यानी देख लीजिए, एफ के सामने काटा है, इसका मतलब जो है ये जो एफ के सामने काटा है, इसका मतलब ये इस वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि अनंत पर जो रखे वस्तु है इसका प्रतिबिंब एफ पर बना है। यानी अनंत पर जो रखा वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ पर बना है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ पर बना है। वस्तु जब अनंत पर है रखा हुआ, मान लीजिए एक आदमी है, वो अनंत पर है, इस दर्पण से दूर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। पीछे भी आप लोग वही पढ़े थे कि जब देख लीजिए यहाँ पर प्रधान अक्ष के समानांतर दो किरण को लाए थे और ये एक दूसरे को काटा था कहाँ? एफ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? एफ पर बना था। ठीक उसी तरह से जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर, यानी कि एफ पर। तो यहाँ देख लीजिए, वस्तु जब है अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है। और जरा गौर कीजिए, कभी आप छत पर खड़े हैं तो नीचे वाले आदमी जब आपको देखेंगे तो आप बहुत छोटे दिखेंगे, और ऊपर से यदि आप भी नीचे वाले को देखेंगे तो आपको बहुत छोटा नजर आएगा। तो जरा आप ही बताइए, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इस दर्पण से बहुत दूर है तो वो छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा? कमेंट करें। और वैसे भी आप देख लीजिए, इतना बड़ा वस्तु और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो होगा छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। और दर्पण के सामने बना है तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। प्रतिबिंब बना वास्तविक। इसके अलावा एक और चीज जाने, कहाँ बना? तो फोकस पर बना। कहाँ बना? फोकस पर बना। वस्तु जब अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। तो पहले कंडीशन को हम लोग समझ गए कि पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा हुआ है या अनंत पर वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ और कैसा बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस एफ पर। देख लीजिए कहाँ बना? मुख्य फोकस एफ पर बना। कैसा बना? तो वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक। और वास्तविक के साथ एक टर्म एंड कंडीशन लग जाता है। क्या लग जाता है पता है? वास्तविक के साथ जो टर्म लगता है, याद होगा आप लोग को बताए थे, जब वास्तविक होगा तो उसके साथ में अपने मन से क्या जोड़ देना है? तो उल्टा जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? उल्टा। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये जो आदमी को हम यहाँ बैठा के रखे हैं, यहाँ जो खड़ा करके रखे हैं, इस आदमी का फोटो यदि यहाँ पर बना देंगे तो उस आदमी का फोटो इस शेप में बनेगा। देख लीजिए, उसका प्रतिबिंब कैसा बन गया है? उल्टा बन गया है। इस आदमी का प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। यानी जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा याद रखना है कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो ये आकार डिपेंड करता है कि वह उस दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है। और बहुत दूर पर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो आपको पहला यानी कि फिगर नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब फिगर नंबर 2 की बात करते हैं। फिगर नंबर 2 में चलेंगे यदि, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर की जो स्थिति है वो कहता है, पहले पहला नंबर का जो स्थिति है वो समझ में आ गया कि पहला नंबर में है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो फिगर नंबर 2 जो है वो कहता है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देख लीजिए, वस्तु कहाँ पर है, हम पहले यहाँ इंगित कर दे रहे हैं आपको। वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, वक्रता केंद्र सी के बीच।
वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। ध्यान रखेंगे फिगर नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है वस्तु रखा हुआ है अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। आइए देखते हैं, एक बार हम सवाल पर जाते हैं, हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फटाफट सब आदमी ड्रॉ कर लेंगे। जितना देर में हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं उतना ही देर में आप लोग भी फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको भी समझने में और बनाने में आसानी हो। ऐसा नहीं, कभी भी फिगर को जब बनाते हैं तो टीचर जब बना रहे होते हैं तो उस समय में आप थोड़ा थोड़ा देख देख कर, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं और कैसे हम बना रहे हैं, आराम से आपसे भी बन जाएगा। आप कहेंगे वैसे आप प्रैक्टिकल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रकार का जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए, हम इसमें एक अवतल दर्पण को पुनः लिए। अब इस अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र C के। देख लीजिए, वस्तु को हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, अनंत और वक्रता। ये तो P हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हम F रख लेते हैं और यहाँ पर हम इसके बराबर दूरी पर हम यहाँ पर C रख लेते हैं, यहाँ पर हम C रख लेते हैं। ठीक है, P रख दिए, F रख दिए, C रख दिए। क्या कह रहा है, अनंत, तो अनंत तो इधर है, अनंत तो इधर है, और कह रहा है वक्रता केंद्र C तो यहाँ है, यानी कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पर खड़ा कर दिए। ठीक है, आप सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी कमेंट करके बताएंगे। क्लियर दिख रहा है तो लिखिए यस सर, नहीं दिख रहा है तो बोलिए परेशानी हो रही है सर देखने में। आप पेंसिल का कलर चेंज करते हैं, आप बोर्ड का जो इसका जो क्या कहते हैं, इसका स्क्रीन का जो कलर है उसको आप चेक करवा सकते हैं। यदि देखने में परेशानी हो, दिखाई ना स्पष्ट से दे रहा हो, तो यदि दिख रहा हो तो यस सर करके कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए, तो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच एक वस्तु को हम रख दिए हैं। एक वस्तु है, अब देखिए हर जगह पर वस्तु को वो किसी भी वस्तु का, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा को रखें, पेड़ पौधा का फिगर बनाना संभव तो है नहीं, तो उसके लिए एक संकेत का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक एरो को रख देते हैं, एक एरो को रख दिए, यानी कि एक वस्तु रख दी है। चलिए अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब, एक किरण को इसके ऊपर से होकर के गुजार देना। अब यहाँ से टॉर्च जलाएंगे मान के चलिए, तो इसको तो प्रतिच्छेद करके नहीं ना इस पार से उस पार जाएगी किरण, तो इसके ऊपर से ही गुजरेगी। तो एक किरण को इसके ऊपर से गुजार करके लेके पहुंचा देंगे कहाँ, दर्पण के पास। कहाँ पहुंचा दिए बोलिए, दर्पण के पास। अब दर्पण से फिर टकरा करके याद कीजिए वो कहाँ से गुजरेगा, जरा गौर कीजिए कि दर्पण से टकराने के बाद उसको गुजरना कहाँ से है, F से होकर के। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इसको गुजरना है F से होकर के, चाहे जो हो जाए। इसको कहां से गुजारना है, F से होकर के। अब दूसरे किरण को हम, अब इसको तो क्या होता है कि परावर्तित होने के बाद जो है ना उसको एक दूसरे को काटना होता है, और जहां पर कटेगा वही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक किरण को हम C से गुजार देंगे। एक किरण को कहां से गुजार देंगे, C से। देखिए, एक किरण को गुजारना है C से, यहाँ पर ये टकरा करके वापस लौट करके भी इसको काटेगी। नहीं तो एक किरण को, इसको भी हम जिस तरह से फर्स्ट वाला को दो तरीका से बनाए थे, इसको भी हम दो तरीका से बना सकते हैं। दूसरे किरण को F से गुजारते हुए हम यहाँ ले जाएंगे और वापस उसको निकालेंगे तो वो भी इसी बीच में काटेगा। अभी हम आपको जस्ट दिखा देते हैं। और इससे भी आसान है, जो आसान तरीका होता है, हम शिक्षक वही चाहते हैं कि जो आसान तरीका हो, बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, वो तरीका उपयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, एक किरण को हम दर्पण पर ले गए और वह किरण जो है वो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर के गुजर गई है। दूसरे किरण को हम C से गुजार रहे हैं और वो हम देख रहे हैं कि दोनों किरण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहां पर काट रही है, तो F और C के बीच में। कहां काट रही है, देखिए कहां काट रही है, F और C के बीच में। देखिए, F और C के बीच में, इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। इसका मतलब हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब देखिए, दो एरो, एक एरो यहां से भी, एक एरो इधर भी, कई सारे एरो है। इसके लिए कुछ डिनोटिंग के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा मान। इसका मान लीजिए वस्तु का नाम रखे हैं AB और वस्तु के प्रतिबिंब का नाम रख दिए MN। अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी वस्तु की बात होगी तो AB एक वस्तु है। AB एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी गई है। देख लीजिए, अनंत इधर है और वक्रता केंद्र इधर है, इनके बीच में रख दिए हैं। AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच। तो C क्या है, वक्रता केंद्र है, और F क्या है, मुख्य फोकस है। अब इन दोनों के बीच में बना है। अब थोड़ा सा देखिए, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए और बताइए कि कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ की F और C के बीच में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो अपेक्षाकृत AB से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। AB की अपेक्षा थोड़ा क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम यहाँ पर अब आसानी से इस बात को लिख सकते हैं, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर,
वस्तु है जब अनंत पर, ओहो अनंत तो पहले पढ़ लिए, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। जब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है F और C के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के बीच। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वक्रता केंद्र C और F यानी कि फोकस F के बीच। और फिर देखिए वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, यानी कि वास्तविक या काल्पनिक। तो दर्पण के सामने जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बना है वास्तविक बनेगा। कैसा, प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक, और वास्तविक के साथ हम सबको पता है टर्म्स और कंडीशन, वास्तविक जब भी होगा तो इसके साथ में क्या लगेगा, उल्टा। देख लीजिए ए बी का, ए जो है ना वो एरो जो है वो ऊपर की ओर सिंबल कर रहा है, और इसमें एमएन में क्या है कि नीचे की ओर। इसका मतलब है कि वस्तु जो, ये जो वस्तु इस तरह से है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है, यानी कि किसी भी सीधा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। तो यानी प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। अब उसके बाद एक और चीज है, छोटा बना है या बड़ा बना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अपेक्षाकृत क्या बना है, छोटा। वस्तु का प्रतिबिंब यानी आकार की बात करेंगे तो आकार अपेक्षाकृत कैसा है, छोटा है। चलिए अब इसको अगर हम भाषा में लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, जहां चित्र में ए बी वस्तु एवं MN प्रतिबिंब है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग याद रखिए कि अब प्रत्येक दिन क्लास जो है आपका इस समय में होगा, और धीरे धीरे करके हम लोग लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। और लाइव क्लास में और फिलहाल हम लोग 2 प्रतिबिंब को पढ़े हैं। 2 प्रतिबिंब में सबसे पहला जो है वो हम लोग देखे, पहला कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, और दूसरा हम लोग पढ़े कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो एक बार हम लोग रिवीजन में ले लें कि जब वस्तु कहां पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस F पर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अपेक्षाकृत वस्तु से छोटा बनेगा। और दूसरा जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, दूसरा प्रतिबिंब है ये कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा जो है वो छोटा बनेगा। तो यही था आपका दूसरा नंबर का फिगर। अब हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा फिगर अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो।